शाम के 5 बज रहे हैं, किसी भी आम दफ्तर या मतलब वर्क फ्रॉम होम सेटअप में ना लैपटॉप बंद करने का समय हो गया है। हाँ बिल्कुल। और पूरे दिन ऐसा लगता है कि उंगलियां बस कीबोर्ड पे चलती रहीं, एक के बाद एक कई जूम मीटिंग्स, दर्जनों स्लैक मैसेजेस। और अनगिनत ईमेल्स के जवाब। एग्जैक्टली मतलब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इंसान भयंकर व्यस्त है, लेकिन फिर स्क्रीन बंद करते ही अचानक दिमाग में एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। एक सवाल गूंजता है कि आज असल में किया क्या। बिल्कुल, और जवाब में ना कोई ठोस उपलब्धि नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि दिन भर एक ट्रेडमिल पर दौड़ने के बावजूद इंसान उसी जगह खड़ा है जहां से उसने सुबह शुरुआत की थी। कोई असली प्रगति नहीं हुई। ये स्थिति ना आधुनिक कार्यस्थल की सबसे कड़वी सच्चाई बन चुकी है। ये केवल व्यस्त होने का भ्रम है। व्यस्त होने का भ्रम। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां लगातार कुछ न कुछ करने का एहसास तो होता है, लेकिन कोई वास्तविक मूल्य या वैल्यू पैदा नहीं होती। इसे आज की जो अटेंशन इकोनॉमी है, उसका सबसे खतरनाक परिणाम माना जा सकता है। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां हर ऐप, हर नोटिफिकेशन और हर सॉफ्टवेयर डिजाइन का एकमात्र लक्ष्य इंसान के ध्यान को चुराना है। सही बात है। और आज का हमारा ये जो गहन विश्लेषण है ना, ये इसी समस्या के समाधान पर केंद्रित है। हम कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क के सारांश और उसके शोध पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी किताब है आज के समय में। और इस चर्चा का मिशन भी बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी इस अटेंशन इकोनॉमी में खुद को लगातार थका हुआ महसूस कर रहा है, उसके लिए ये चर्चा वेल इन्फॉर्म्ड होने का एक शॉर्टकट है। हाँ, हमारा उद्देश्य उन तरीकों को डिकोड करना है जो डिजिटल युग के इस शोर में एकाग्रता को एक सुपर पावर में बदल सके। तो स्रोत सामग्री इस पूरी समस्या को दो बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटती है। एक तरफ है डीप वर्क और दूसरी तरफ है शैलो वर्क, यानी उथला काम। हाँ, और इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ काम के प्रकार का नहीं है। तो फिर किस चीज का है? ये उस काम को करते समय दिमाग के काम करने के तरीके का अंतर है। इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, जब कोई व्यक्ति डीप वर्क की अवस्था में होता है तो वो बिना किसी व्याकुलता के काम कर रहा होता है। तंत्रिका विज्ञान के नजरिए से देखें तो दिमाग में माइलिन नाम का एक पदार्थ बनने लगता है। माइलिन, ये क्या करता है? ये उन न्यूरॉन्स के चारों ओर एक परत बनाने लगता है जो उस विशेष कौशल से जुड़े होते हैं। ये परत सिग्नल्स को तेजी से बहने में मदद करती है। अरे वाह! हाँ, यही कारण है कि डीप वर्क इंसान की दिमागी क्षमता को उसकी चरम सीमा तक ले जाता है, नए और जटिल कौशल को तेजी से सीखने में मदद करता है। मतलब एक ऐसा काम पैदा करता है जिसकी नकल करना दूसरों के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है। एग्जैक्टली। इसके विपरीत ये जो उथला काम है ना, ये इस न्यूरोलॉजिकल विकास को वहीं रोक देता है। क्योंकि उथले काम में ज्यादा दिमागी ऊर्जा की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल, जैसे लगातार इनबॉक्स रिफ्रेश करना, बिना एजेंडे की मीटिंग्स में बैठना, या दो काम के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हाँ, ये ऐसा काम है जिसे कोई भी औसत दर्जे का व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अगर इसे मैं एक आर्थिक नजरिए से देखूं, तो उथला काम करना ऐसा है जैसे दिन भर 10-10 रुपए के सिक्के जमा करना। बहुत सही तुलना है ना? इंसान सोचता है कि वो अमीर हो रहा है। दिन के अंत में उसके पास सिक्कों का भारी ढेर तो होता है, लेकिन उसकी कुल कीमत बहुत कम होती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ डीप वर्क एक बड़े और ठोस निवेश की तरह है, जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। समय लगता है, लेकिन असली संपत्ति वहीं से बनती है। एकदम सही कहा। इस आर्थिक तुलना से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। उथला काम इंसान को ना व्यस्त होने का एक बहुत ही सस्ता डोपामाइन हिट देता है। मतलब जब ईमेल का जवाब देकर सेंड बटन दबाते हैं तो दिमाग को लगता है कि एक काम पूरा हो गया। लेकिन इससे दुनिया में कोई नया मूल्य पैदा नहीं होता। सही बात है। आज की अर्थव्यवस्था में जहां एआई और ऑटोमेशन हर उस काम को ले रहे हैं जिसमें गहरी सोच नहीं चाहिए, वहां केवल उथले काम के सहारे टिके रहना पेशावर आत्महत्या के समान है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आधुनिक पेशावर जीवन से ईमेल और मीटिंग्स को पूरी तरह से मिटा दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर कोई अपनी टीम के संचार को ही नजरअंदाज कर दे तो प्रोजेक्ट्स तो ठप पड़ जाएंगे। बिल्कुल पड़ जाएंगे। स्रोत सामग्री इस वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करती है। ये नहीं कहा गया है कि उथले काम को शून्य कर दिया जाए। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या उथले काम का होना नहीं है, बल्कि उसका दिन का मुख्य हिस्सा बन जाना है। अच्छा, मतलब हावी हो जाना। हाँ, जब एक इंसान 8 घंटे के दिन में से 6 घंटे
सिर्फ ईमेल्स और मीटिंग्स में बिता देता है तो उसके पास उस काम के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती जिसके लिए उसे असल में रखा गया था। तो उथला काम एक जरूरी बुराई हो सकता है, व्यवसाय को चालू रखने के लिए आवश्यक है। एग्जैक्टली व्यवसाय को चालू रखना उथला काम है, लेकिन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिस श्रेष्ठ परिणाम की जरूरत होती है वो केवल डीप वर्क से ही आ सकता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा है और यही कारण है कि स्रोत सामग्री के अनुसार डीप वर्क की मांग तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था अब उन लोगों को ज्यादा इनाम दे रही है जो जटिल तकनीकों को तेजी से समझ सकते हैं। हाँ, जो सॉफ्टवेयर आज प्रासंगिक है वो कुछ ही सालों में पुराना हो जाता है। जो जल्दी नई चीजें नहीं सीख सकता वो तो पीछे रह जाएगा। इसके साथ साथ ना एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। वो क्या? जब कोई डीप वर्क में पूरी तरह से डूब जाता है, जिसे मनोविज्ञान में फ्लो की अवस्था कहा जाता है, तो उसे गहरी मानसिक संतुष्टि मिलती है। उथले काम का शोर तो बस इंसान को तनावग्रस्ती करता है। हाँ, जबकि एकाग्रता से किया गया काम दिन के अंत में एक सार्थक जीवन का एहसास देता है। ये केवल पैसे की बात नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य की भी बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? अगर डीप वर्क से तेजी से सीखना संभव है, तरक्की होती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, तो हर कोई इसे कर क्यों नहीं रहा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि आजकल इंसान में इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी हो गई है? लोग बस तय क्यों नहीं कर लेते कि वो ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहेंगे? ये ना मनोविज्ञान की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अच्छा। हाँ, ये सोचना कि एकाग्रता केवल मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। स्रोत से स्पष्ट होता है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, मतलब स्मार्टफोन की बैटरी की तरह। एग्जैक्टली। सुबह ये 100% हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, नाश्ते में क्या खाना है, किसे फोन करना है, इन छोटे छोटे निर्णयों से बैटरी खत्म होने लगती है। और जब तक कोई जटिल रिपोर्ट लिखने बैठता है तब तक बैटरी इतनी कम हो चुकी होती है कि एक यूट्यूब वीडियो से बचना असंभव हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना एक असफल रणनीति है। तो इसका मतलब है कि इरादों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक ठोस सिस्टम की जरूरत है। हाँ, कुछ ऐसे नियम और दिनचर्या जो दिमाग को उस अवस्था में ले जाएं जहां फोकस करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए ही नहीं। और स्रोत सामग्री में इसी सिस्टम को बनाने के लिए गहराई से काम करने के 4 दर्शन दिए गए हैं। सही कहा। ये दर्शन मानते हैं कि हर किसी का पेशा अलग होता है, इसलिए एक ही फॉर्मूला सब पर लागू नहीं हो सकता। तो सबसे पहला दर्शन क्या है? सबसे पहला है मठवासी या मोनास्टिक दर्शन। ये सबसे चरम दृष्टिकोण है। चरम कैसे? इसमें व्यक्ति दुनिया के बाकी सभी विकर्षणों और उथले कामों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देता है। महीनों तक केवल एक ही लक्ष्य पर काम करता है। लेकिन अगर हम आज के एक आम ज्ञान श्रमिक की बात करें जो आईटी में है या मार्केटिंग में है, उसके लिए मठवासी बन जाना तो नौकरी से निकाले जाने का सीधा निमंत्रण है। बिल्कुल है। ये आम पेशेवरों के लिए व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए दूसरा दर्शन है द्वि मॉडल या बाय मॉडल। द्वि मॉडल, इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपने समय को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांट देता है। वो साल का कुछ समय या सप्ताह के कुछ दिन पूरी तरह से एकांत में बिताता है और बाकी समय सामान्य रहता है। जैसे कोई प्रोफेसर 3 दिन शोध करे और 2 दिन कक्षाएं ले। एग्जैक्टली। इसमें गहराई और उतलेपन के बीच एक स्पष्ट दीवार होती है। ये थोड़ा व्यवहारिक है, लेकिन फिर भी जो लोग 9 से 5 की नौकरी में हैं, उनके पास सप्ताह के 3 दिन गायब होने की आजादी कहाँ होती है? सही बात है। उनके लिए तीसरा दर्शन आता है, लयबद्ध या रिदमिक दर्शन। ये पूरी तरह से आदतों पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब हर दिन एक निश्चित समय तय कर लेना। हाँ, जैसे सुबह 6 से 8 बजे तक सिर्फ डीप वर्क। जब ये रोजमर्रा का रूटीन बन जाता है तो इसके लिए किसी इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग को पता होता है कि इस समय गहराई में जाना है। ये तो जिम जाने जैसा हो गया। बिल्कुल। और अंत में चौथा दर्शन है पत्रकारिता या जर्नलिस्टिक। ये कैसा है? ये सबसे लचीला लेकिन सबसे कठिन है। इसमें व्यक्ति एक पत्रकार की तरह सोचता है। दिन में जब भी आधा घंटा खाली मिले वो तुरंत डीप वर्क मोड में चला जाता है। अरे ये तो वैज्ञानिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। मनोविज्ञान में तो अटेंशन रेसिड्यू का एक सिद्धांत होता है ना? हाँ, ध्यान का अवशेष। जब कोई ईमेल का जवाब दे के तुरंत रिपोर्ट लिखने बैठता है तो दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस ईमेल के बारे में सोच रहा होता है। बिल्कुल सही। तो दिमाग कोई लाइट का स्विच तो है नहीं जिसे तुरंत फ्लिप किया जा सके। संदर्भ बदलने में ऊर्जा लगती है। तो कोई अचानक गहरे ध्यान में कैसे जा सकता है? ये बहुत सटीक विश्लेषण है आपका।
अटेंशन रेजिड्यू ही वो कारण है जिससे ये दर्शन शुरुआती लोगों के लिए लगभग असंभव है। तो फिर क्या करना चाहिए? रातों रात ये शैली नहीं अपनाई जा सकती, इसके लिए दिमाग को प्रशिक्षित करना पड़ता है, वायरिंग बदलनी पड़ती है। और यहीं पर वो नियम आते हैं जो दिमाग को एकाग्रता के लिए प्रशिक्षित करते हैं। पहला नियम तो बहुत ही अजीब लगता है सुनने में। हाँ, बोरियत को स्वीकार करें। आज के समाज में बोरियत को तो एक बीमारी की तरह देखा जाता है। मतलब बिलिंग की लाइन में खड़े हों या लिफ्ट का इंतजार कर रहे हों, हाथ तुरंत जेब में जाता है और फोन निकल आता है। बिल्कुल, खालीपन का एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं होता है। और ये ना एक न्यूरोलॉजिकल आपदा है। आपदा? इतना गंभीर? हाँ, क्योंकि जब कोई हर खाली पल में फोन चेक करता है तो वो अपने दिमाग को व्याकुलता के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। मतलब दिमाग को हर कुछ सेकंड में नए स्टिमुलस की आदत पड़ जाती है। एग्जैक्टली, एक नए डोपामाइन हिट की उम्मीद। ऐसे में वो इंसान कभी भी बिना भटके 90 मिनट काम नहीं कर सकता। उसका दिमाग खुद ही व्याकुलता पैदा करने लगेगा। सही कहा। इसलिए खाली समय में बस खाली रहना सीखना होगा, अपने विचारों के साथ रहना सीखना होगा। लेकिन खाली बैठना तो समय की बर्बादी लग सकता है। इसे दिमागी कसरत बनाने के लिए ना स्रोत में प्रोडक्टिव मेडिटेशन का एक तरीका बताया गया है। हाँ, ये बहुत ही शानदार तकनीक है। इसका मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। जब शरीर व्यस्त है लेकिन दिमाग खाली है, जैसे पैदल चलते समय, तो अपने ध्यान को किसी एक व्यावसायिक समस्या पर केंद्रित करना। और जैसे ही दिमाग भटके उसे जबरदस्ती वापस लाना। बिल्कुल, जिम में वजन उठाने जैसा। ये बार बार ध्यान वापस लाने की प्रक्रिया ही न्यूरल पाथवेज को मजबूत करती है। लेकिन इस कसरत का तब तक असर नहीं होगा जब तक हम एक और कड़ा नियम नहीं अपनाते, सोशल मीडिया छोड़ दें। उफ, ये नियम तो बहुत से लोगों को असहज कर देता है। करता है, लेकिन समझना जरूरी है कि स्रोत इंटरनेट का विरोधी नहीं है। बात सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स की है जो समय सोख लेते हैं। पर यहीं पर सबसे ज्यादा डिफेंस देखने को मिलता है। लोग तुरंत फायदों की सूची बना देते हैं। लिंक्डइन पर नहीं रहूंगा तो नेटवर्किंग कैसे होगी? या फेसबुक से ही पुराने दोस्तों का पता चलता है। हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स का कोई ना कोई मामूली फायदा तो होता ही है। इस तर्क को स्रोत सामग्री बहुत तार्किक ढंग से खारिज करती है। इसे एनी बेनिफिट मानसिकता कहा गया है। मतलब कोई भी छोटा सा फायदा दिखे तो उसे अपना लो। हाँ, भले ही वो आपके समय का 99% हिस्सा चुरा रहा हो। ये घाटे का सौदा है। इसके बजाय शिल्पकार मानसिकता अपनानी चाहिए। इसे अगर आज के पेशेवर जीवन पर लागू करें तो बात एकदम साफ हो जाती है। मान लीजिए कोई लिंक्डइन पर दिन में 2 घंटे बिताता है। उसे खुद से पूछना चाहिए कि उसके काम का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या लिंक्डइन उस लक्ष्य में कोई बड़ा और ठोस योगदान दे रहा है? और अगर जवाब ना है तो उस टूल को हटा देना चाहिए। केवल उसी औजार का उपयोग करें जो काम की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर ले जाए। बिल्कुल, ये डिजिटल उपकरणों का एक बहुत ही निर्मम ऑडिट है। बिल्कुल। अब हमने देखा कि व्याकुलता को कैसे हटाया जाए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उथला काम तो रहेगा ही। प्रशासनिक काम, टीम की रिपोर्टिंग, ये गायब नहीं होने वाला। सही बात है। इसीलिए अंतिम नियम है, उथले काम को कम करें या ड्रेन द शैलोज। और इसका सबसे पहला तरीका है अपने समय का एक-एक मिनट शेड्यूल करना, टाइम ब्लॉकिंग। सुनने में ये अपनी जिंदगी को जेल बनाने जैसा लगता है। हाँ, पर असल में ये समय की वास्तविकता का सामना करना है। पार्किंसंस लॉ कहता है ना कि काम उस समय के अनुसार फैल जाता है जो उसके लिए उपलब्ध हो। एग्जैक्टली। अगर कैलेंडर में लिखा है कि 2 से 4 बजे तक सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाएगी और 4 से 4:30 तक ईमेल, तो उथले काम को फैलने की जगह ही नहीं मिलती। इसके साथ ही ईमेल के लिए भी सख्त होना पड़ता है। हर ईमेल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। और भेजने वालों के साथ ऐसी अपेक्षाएं सेट करना जरूरी है कि वो त्वरित उत्तर की उम्मीद न करें। शुरुआत में लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जब आपका काम बेहतरीन होगा तो कोई शिकायत नहीं करेगा। और दिन के अंत में इस चक्र को तोड़ने के लिए एक शटडाउन अनुष्ठान की जरूरत होती है। मैं इसे फोन के बैकग्राउंड ऐप्स की तरह देखता हूँ। वो कैसे? अगर फोन चार्जिंग पर है लेकिन बैकग्राउंड में जीपीएस, गेम्स सब खुले हैं तो वो पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाएगा। इंसान के दिमाग के साथ भी यही होता है। मनोविज्ञान में इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। दिमाग अधूरे कामों को भूल नहीं पाता। अगर काम के बाद भी दिमाग में चल रहा है कि कल सुबह क्लाइंट को ईमेल करना है, तो दिमाग आराम नहीं कर पाता। इसीलिए एक स्पष्ट शटडाउन जरूरी है। अधूरे काम लिख लें, योजना बना लें और दिमाग को संकेत दें कि आज का काम खत्म। और रात को ईमेल चेक करना पूरी तरह वर्जित है। ये दिमागी रैम को खाली करने जैसा है ताकि अगले दिन बैटरी 100% चार्ज हो। इन सबको मिलाकर स्रोत का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है
कि आज के युग में एकाग्रता वास्तव में 21वीं सदी की सुपर पावर है। बिल्कुल। जो व्यक्ति उथले काम से बचकर गहराई में जा सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाएगा। इसका मूल मंत्र है, एक केंद्रित जीवन ही एक अच्छा जीवन है। एक केंद्रित जीवन ही एक अच्छा जीवन है, ये विचार सच में एक सुकून लेकर आता है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं इस विचार को भविष्य के एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल से जोड़ना चाहूंगा। अच्छा, वो क्या? आज हम उथले काम से बचने की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस गति से एआई विकसित हो रहा है, बहुत जल्द हमारा सारा उथला काम, मीटिंग्स का सारांश, ईमेल्स का जवाब एआई करने लगेगा। हाँ, ये तो होने वाला है। तब इंसान के पास दिन भर सिर्फ डीप वर्क करने का समय बचेगा। अगर हर इंसान एकांत में बैठकर केवल गहराई से सोचने वाले काम करने लगेगा, तो दफ्तरों के उस अनौपचारिक माहौल का क्या होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। वो कॉफी मशीन के पास वाली हल्की फुल्की बातचीत, वो बिना योजना के टकराने वाले विचार, क्या वो सब खत्म हो जाएंगे? क्या हम सब गहराई में सोचने वाले अलग अलग द्वीप बनकर रह जाएंगे? या फिर उथले काम का बोझ खत्म होने से हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए ज्यादा मानसिक ऊर्जा होगी, जो हमें इंसानियत के और करीब लाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस पर